पॉलिटिक्स से उनका कनेक्शन रहना चाहिए था। आप कॉलेजन सिस्टम हटाइए हाई कोर्ट के जजेस के लिए, वहाँ पे क्यों कॉलेजन सिस्टम लगा हुआ है जब कास्टिज्म है ही नहीं। यहाँ पे अगर हम एडवोकेसी करने जाए तो हम लोग से कास्ट पूछा जाता है, भाई कौन से कास्ट। इम्प्लीमेंट करने वाले लोग पढ़े लिखे हैं, एग्जीक्यूटिव पढ़े लिखे हैं, वो IPS IAS बन के आ रहे हैं, बट व्हाट इज़ अबाउट लेजिस्लेचर, वो बहुत इन्फ्लुएंस करती है। वो हमारे फीड में हमें जो है वो साइबरली वो हमें एक तरीके से डिटेक्ट कर रही है। एक दौर के बाद छोटे वर्ग को भी पता चला कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये वोट बैंक है, माई की राजनीति है। अब माई क्या होता है? बिहार में इलेक्शन आने वाले, क्या मुद्दा लग रहा है, कौन बेहतर नेता लग रहा है, कोई बिहार में जो मुद्दे की बात कर रहा हो? देखिए, ये अभी हमारे मित्र लोग बोले करप्शन के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में। हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। जहाँ राइट भी है वहाँ ड्यूटीज भी है। अब करप्शन बढ़ कैसे रहा है? करप्शन हम लोग बढ़ा रहे हैं। आप यहाँ से अभी रोड पे असियाना मुड़ जाइए, पुलिस धर लेती है तो आप कागज़ ना दिखाइएगा, 200 रुपया दे दीजिएगा। कौन करप्शन बढ़ा रहा है? इसके बाद रहा हेल्थ सिस्टम का। हेल्थ सिस्टम में आप जाइएगा तो वहाँ सोचिए कि जितना जल्दी मेरा हो जाए, आप भी वहाँ पे भी आगे रहिएगा। एजुकेशन का बात रहा, एजुकेशन में घर बैठे हुए डिग्री खोजिएगा कि घर बैठे डिग्री मिल जाए, आप जाइएगा नहीं। तो हर चीज़ पे आप गवर्नमेंट का दोष नहीं कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, करप्शन नहीं हटा सकते जब तक कि लोग करप्ट नहीं रहे। और हेल्थ सिस्टम का बात रहा तो हेल्थ सिस्टम में थोड़ा डिफ़ॉल्ट आया है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको बोला भी हूँ कि एक 20 मिनट में एक ऑर्डर कीजिए तो पिज़्ज़ा आ जा रही है, लेकिन एक एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड हो जा रहा है। और हेल्थ सिस्टम में थोड़ा डेवलपमेंट लाना, क्योंकि एक डॉक्टर्स पे 10 से 10,000 5,000 मरीज आ जा रहे हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है फेस। और गवर्नमेंट के एजुकेशन के लेकर भी थोड़ा रूल्स को टाइट करना चाहिए। जैसे कि अगर गवर्नमेंट चाह जाए कि जितना भी गवर्नमेंट हमारे जॉब में काम कर रहे हैं लोग, उनका बेटा भी है गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। देश में और भी डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन नीट के पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो अच्छे डॉक्टर कैसे आएंगे सिस्टम में फिर? हाँ, नीट का पेपर लीक हो जा रहे हैं, इसको में गवर्नमेंट का भी हाथ है। और इसमें कुछ जो लोग हैं जो लीक कर रहे हैं क्वेश्चन पे, इसके लिए आप जितना कड़ा से कड़ा नियम बनाएं, ताकि ये ऐसा एक एग्जाम्पल सेट कर दीजिए ना कि अगला बार कोई हिम्मत ही नहीं करे कि हम कर दें। जैसे अभी देखिए यूपी में देखिए कुछ क्राइम्स जो हो रहे हैं उसको हीनियस क्राइम पे तुरंत सरकार एक्शन ले रही है। उसके बाद अगला दिन देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट था कि एक महिला रोड पर जा रही थी, उसको पे सब पानी परा दिया, 24 घंटा के अंदर पूरा थाना को सस्पेंड किया और उसको तुरंत एक्शन लिया। अब बताइए अगला बार किसी को हिम्मत करेगा कि कर दे? अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि जैसे यूपी में कोई क्राइम कर रहा है उसके घर पे बुलडोजर चल जा रहा है, तो ये बुलडोजर कल्चर जो कानून में घुसता जा रहा है, ये सही है लोकतंत्र के लिए? देखिए, ये बिल्कुल सही नहीं है बुलडोजर सिस्टम, लेकिन गवर्नमेंट का अपना अप्रोच है। गवर्नमेंट अगर बुलडोजर सिस्टम चला भी रही है तो उसका ये कॉन्सेप्ट होगा कि अगर हम ये हावी करेंगे तो इससे लोग भय भी होगा, क्राइम भी रेट कम होगा। क्योंकि न्याय एक कोर्ट एक ऐसा चीज़ है ना कि न्याय आज गए तो आज ही नहीं मिलेगा, ये भी एक है। कोर्ट में न्याय के लिए आपको ये हाल है कोर्ट में कि अगर अभी से पेंडिंग केस है, अभी से अगर नया फाइलिंग नहीं हो तो अभी से एक कोर्ट पे 10 लाख 20 लाख पेंडिंग केसेस है। कि जजेस की कमी है या क्या है? जजेस का भी कमी है, आपका बात सही है, और यहाँ का सिस्टम का भी कमी है। यहाँ पे यहाँ क्राइम रेट ज़्यादा हो रहा है और इतना स्पीडली काम हो नहीं रहा है। और जज और कोर्ट का भी है, कभी एक आदमी का कोई रीजन सुन के नहीं डिसीजन दे सकता है। और इसको में पार्टीज का भी गलती है। एक पार्टी डेट पर आएगा, दूसरा पार्टी डेट पर नहीं आएगा, जब दूसरा पार्टी आएगा तो तीसरा पार्टी डेट पर नहीं आएगा। तो इसमें डिले लोग भी करते हैं जस्टिस में। नोट हम पूरा नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट का ही गलती है। कुछ ऐड करना चाहेंगे इस मुद्दे पे? इस मुद्दे पे एक ये चीज़ भी ऐड करना चाहेंगे, इतनी ज़्यादा यहाँ महंगाई बढ़ गई है, लोगों को जीना, जो अगर लोग मिडिल क्लास फैमिली से, जो मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से डिज़र्व करती हूँ, हमारा डेली का आने जाने का, कॉलेज का खर्चा, यहाँ तक कि ऑटो वाले लोग बढ़ा देते हैं ऊपर से, बस ये बोल के कि अब पुलिस लोग मना कर दी है कि आगे 2 लोग को नहीं बैठ, लेकिन फिर भी वो लोग बैठाते, वो काम करते हैं, लेकिन पब्लिक को भी लूटने का काम करते हैं। और पब्लिक है कि वो देती भी है, लुटाती भी है। महंगाई एक बड़ा मामला। हाँ, बहुत बड़ा मामला है महंगाई, बहुत बड़ा मामला है महंगाई। जुडिशरी बोला जाता है, जुडिशरी में कास्टिज्म नहीं हो। सबसे बड़ा कास्टिज्म तो जुडिशरी में ही हो जाए। अगर देखा जाए हाई कोर्ट के जजेस को कॉलेजन सिस्टम से भेजा जाता है, लेकिन वो उस कॉलेजन सिस्टम कौन, जो सत्ता में उनके साथ बन रहा है, वो वही जजेस बन सकते हैं। उनके पास नॉलेज हो ना हो उनसे कोई मतलब नहीं है। बस हाँ,
पॉलिटिक्स से उनका कनेक्शन रहना चाहिए था। आप कॉलेजन सिस्टम हटाइए हाई कोर्ट के जजेस के लिए, वहाँ पे क्यों कॉलेजन सिस्टम लगा हुआ है जब कास्टिज़म है ही नहीं? पूरा अच्छे से हटाइए। यहाँ पे अगर हम एडवोकेसी करने जाए तो हम लोग से कास्ट पूछा जाता है, भाई कौन से कास्ट के हो? कास्ट पूछा जाता है? बिल्कुल पूछा जाता है कि आप कौन से कास्ट के हो, क्यों बताएं हम कौन से कास्ट के? एडवोकेसी जुडिशरी तो सबके लिए सेम है ना, सबके लिए बराबर है। कानून में तो यह है कि किसी की जाति पूछना तो खुद ही अपराध है। हाँ, लेकिन फिर भी पूछा जाता है। यहाँ पे एडवोकेसी में जो अच्छा ये कास्ट के हैं, अच्छा तो ये छोड़ो ना, इनको हटाओ ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम लोग अगर इंटर्नशिप करने भी जाते हैं, अगर हम लोग का कंप्लीट होता है इंटर्नशिप, हम लोग को बहुत मेहनत करना है, क्योंकि हम फर्स्ट जनरेशन है अपने फैमिली से, तो बहुत मेहनत है। क्योंकि वहाँ पर ये बोला जाता है कि भाई जिसका जो है वो चल रहा है उसी का चलेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। हर किसी को चांस मिलना चाहिए। हर सेक्टर में फर्स्ट जनरेशन को अपना जगह बनाने के लिए थोड़ा दिक्कत। जो जितना पढ़े लिखे, जिनको ज़्यादा नॉलेज है, वो भी हाई कोर्ट के जजेस नहीं बन पाते, क्योंकि उनका पॉलिटिक्स से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तो उन्हीं का हाई कोर्ट के जज बनते हैं जिनका पॉलिटिक्स से कनेक्शन। कॉलेजन सिस्टम है, उसको सबसे बड़ा तो है कि कॉलेजन सिस्टम हटाओ। अच्छा, देश में जो जितने फ्रीडम फाइटर थे, जैसे गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सब वकील थे, लेकिन देश में सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था ही ठप है। इसके पीछे क्या कारण लगता है? क्योंकि अब जो है हमारे जैसे वकील जो हैं वो अब पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न है। अगर हमारे जैसे वकील, हमारे जैसे यूथ अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ज़्यादा लेने लग जाएंगे, जैसे मेरा भी बहुत कम इंटरेस्ट है, लेकिन अगर हम अगर अवेयर होंगे तो आप आस के जितने भी वकील मेरे जो सर्कल में होंगे, हमारा तो वकील उठना बैठना जजेस और वकील के ही साथ होता है, तो हमारे साथ साथ वो लोग भी पॉलिटिकली अवेयर होंगे, और अगर पॉलिटिकली अवेयर होंगे तो फिर परफॉर्म भी करेंगे, पार्टिसिपेट भी करेंगे, इलेक्शन में भी खड़े होंगे, रिप्रेजेंट भी करेंगे। तो अगर क्योंकि वो सारे वकील जो थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो सारे लोग अगर आज होते तो आज हमारा देश अलग होता, लेकिन क्योंकि हमारे जो पार्लियामेंट में बैठने वाले जो आउल्स हैं यानी उल्लुए हैं, वो लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग कोई भी घुस जाते हैं। और सही बात है, एक अभी भी बहुत सारा मुहिम चल रहा है कि कोई एक पर्टिकुलरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि एटलीस्ट उनको उतना तो नॉलेज हो कि वो बहस भी कर सकें उस बैलेट पॉइंट पे या कोई पॉलिसी पे, उनको समझ आए। जिनको अगर जैसा अंगूठा छाप लोगों को भी इलेक्शन में जगह मिल जा रहा है, बिहार के सीएम बन जा रहे हैं, तो वो सही चीज़ एक तरफ से लगता तो है कि आपके पास भी मौका है कुछ बनने का, भले आप पढ़े लिखे ना हो, बट दूसरी तरफ वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, उनको फिर भी मिनिमम कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए कि इलेक्शन के बाद जब आप चुन के आते हैं तो आपको एक टेस्ट से पास करना पड़ेगा, अगर आप वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आपको फिर री इलेक्शन करना पड़ेगा। ये होना चाहिए, क्योंकि जहाँ हम पॉलिसी बना रहे हैं उनको ही कुछ पता नहीं है, इम्प्लीमेंट करने वाले लोग पढ़े लिखे हैं, एग्जीक्यूटिव पढ़े लिखे हैं, वो IPS IAS बन के आ रहे हैं, बट व्हाट इज़ अबाउट लेजिस्लेचर, क्या है उनका क्वालिफिकेशन, उन पे भी सवाल उठना चाहिए। क्या उनका क्रिमिनल रेट है, क्या उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उसका एक ब्यौरा होना चाहिए। जो साफ़ सुथरा छवि रखते हैं उन्हीं को आगे रखना चाहिए, क्योंकि उस समय सही बात है ना, उस समय एडवोकेसी के बोलबाला था लेजिस्लेचर में भी, तो हमारा कानून आज तक चल रहा है और उसको अभी भी बदलने का ज़रूरत नहीं है। कहा तो जा रहा है कि 3 बड़े नए कानून आ गए हैं, BNSS और ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लेकिन ये तीनों जो हैं अगर देखा जाए, हम लोग तो पढ़ भी रहे हैं अब उन तीनों नए कानूनों को, तो उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। जो पुराने कानून थे उनका नाम चेंज करके बस डाल दिया गया है। किन चुन के 10 से 15 कानून होगा जो नया लाया गया है, बाकी सारे पुराने ही कानून हैं। तो इसका ठीक है, हम लोग बोल तो रहे हैं अब गर्व से कि ये अब हमारे कानून है, लेकिन ये अभी भी हमारे कानून नहीं है, क्योंकि ये हमारे कानून का बस नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, है तो वो सारे पुराने ही कानून। तो मैक्सिमम 80% पुराने कानून को रख के आप नया बोल रहे हैं, तो ये आप आम जनता को बुड़बक बना सकते हैं। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग जो बुक खोल के पढ़ने वाले हैं उनको नहीं बना सकते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी में जिस तरह से बुलडोजर कल्चर है कि कानून में बुलडोजर घुस गया, तो उसको आप कैसे देखते हैं एक वकील के तौर पर? बुलडोज़र कल्चर को हम लोग नहीं सही मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कानून है वो तो एकदम उल्लंघन हो रहा है। और जुडिशरी का फिर कहाँ गया पावर? जुडिशरी के पास आप क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर जुडिशरी के पास अगर आप नहीं आइएगा तो फिर आपको कभी न्याय नहीं मिलेगा। और स्यू मोटो एक एक्शन होता है, कोर्ट अपने आप से भी किसी एक्शन पे कमांड ले सकती है, इसको स्यू मोटो बोलते हैं। तो कोर्ट भी हस्तक्षेप कर सकती है, कोर्ट के पास पावर है। तो कोर्ट अगर कोई नहीं भी ध्यान दे रहा है तो कोर्ट जाके उस चीज़ पे स्यू मोटो एक्शन ले सकती है, बट कोर्ट भी वो नहीं अगर कर रही है तो यहाँ
कहाँ लैक कर रहा है उस पर्टिकुलर स्टेट का, उस पर्टिकुलर स्टेट में किसका ज़्यादा दबदबा है, कौन ज़्यादा हावी हो रहा है, क्या यहाँ लेजिस्लेचर बहुत हावी हो रहा है, क्या यहाँ के सीएम बहुत हावी हो रहे हैं, ये सब सवाल उठता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि भाजपा के सरकार में वकील भी बिके हुए हैं, जजेस भी बिके हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट बिके हुए, हाई कोर्ट बिके हुए, तो ये लगता है सीबीआई ईडी सब कुछ तो लगता है सही में? हाँ, बात सही लगता है, क्योंकि बीजेपी का अगर बात किया जाए तो वो बहुत इन्फ्लुएंसिव पार्टी है, वो बहुत इन्फ्लुएंस करती है, वो हमारे फीड में हमें जो है वो साइबरली वो हमें एक तरीके से डिटेक्ट कर रही है। और अगर एक पोस्ट भी आप अगर हिंदुज़म पे या फिर इस टाइप के भड़काऊ चीज़ों पे अगर लाइक करते हैं तो ये आपके कंटेंट बन जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमें कंट्रोल कर रही है, और कंट्रोल करते करते हमारे मस्तिष्क पे इतना हावी हो चुकी है कि ये पूरा जो यूथ है वो बीजेपी सपोर्टर ही है। आपको मुश्किल से ही कोई इधर उधर अगर या अपना थॉट रखने वाला मिलेगा। ज़्यादातर वो उनके पॉलिसीज़ को पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं, लेकिन ये बात अगर पूरा अगर न्यूट्रल रह के कहा जाए तो वो बहुत इन्फ्लुएंसिव पार्टी है। और आज के टाइम में जब एक समय था, जब अटल जी की सरकार एक मत से जब गिरी थी, वो एक समय था, और एक आज का समय है, अपने आप में ही पूरा पलट चुका है सिनेरियो। और वो कहीं ना कहीं उसका रीज़न जो है वो नरेंद्र मोदी हैं। उनका जो पर्सनालिटी है वो इतना इन्फ्लुएंसिव है, इतना इन्फेक्शियस है कि कोई उनको तोड़ नहीं सकता है, उनके पर्सनालिटी को। जब तक वो रहेंगे, बीजेपी का यही स्थिति। भाजपा की सरकार में देश को कुछ फायदा हुआ है? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बड़े पैमाने पर युवाओं में फैल गई, जीएसटी नाकाम हो गए, नोटबंदी नाकाम हो गई, रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा मेरा अगर देखा जाए तो मेरा जो इलेक्शन में बड़ा मेरा मुद्दा था 2024 का इलेक्शन में, कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी जो इतने ज़्यादा सटीक हैं, जो इतने ज़्यादा प्रभावित करते हैं लोगों को भारत से बाहर भी, वो क्यों नहीं युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं, वो अपने किसी भी स्पीच में क्यों नहीं रोज़गार के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि यूपी में भी उनका गवर्नमेंट को बनाने में और ये जो भी सीट था वो जीतने में बहुत मुश्किल आया, और थोड़ा उनका जो था 400 पार वाला वो सपना नहीं पूरा हुआ, क्योंकि वो एक बार भी यूथ को वो नहीं बोले जो वो सुनना चाह रहे थे। क्या नाम? मेरा नाम अंकित मिश्रा है, मैं फाइनल ईयर का विधि का छात्र हूँ। अब जैसा कि अब सभी लोग बात कर रहे थे, लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होने वाला 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को समझना है या बिहार विधानसभा चुनाव से कनेक्ट करना है युवाओं को, तो उन्हें बिहार की इतिहास जानना होगा। अब बिहार का इतिहास अगर आप उठा के देखें तो कोई कहता है कि जंगल राज ने बर्बाद किया, कोई कहता है कि नेहरू की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने बर्बाद किया। हम लोग बेस से समझते हैं इसका मतलब होता क्या है। जब ब्रिटिशर्स का राज था तो उन्होंने दो पॉलिसी लाई थी, एक होती थी रियायतवारी पॉलिसी, एक होती थी ज़मींदारी पॉलिसी। रियायतवारी पॉलिसी जो थी वो मुंबई वगैरह में लगाया गया था, लेकिन ज़मींदारी पॉलिसी कहाँ थे? बिहार में। इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है? रियायतवारी पॉलिसी में था कि जितना आपका फसल होता है उस हिसाब से आपको टैक्स देना है, लेकिन ज़मींदारी पॉलिसी क्या था कि एक फिक्स अमाउंट है जो आपको देना है, जिसके कारण क्या हो रहा था कि बिहार के जो भी फार्मर्स थे, जो भी किसान थे, उनका अगर फसल बर्बाद भी होता था फिर भी उनको क्या करना पड़ता था? एक टैक्स देना पड़ता था। वहाँ से ये दौर चला। 1947 में ज़मींदारी प्रथा तो ख़त्म कर दी गई। 1951 का दौर आता है जब फ्रेट इक्वलाइजेशन ले आया जाता है जवाहरलाल नेहरू के पहले। अब ये इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मेरे जूनियर्स को नहीं पता होगा कि फ्रेट इक्वलाइजेशन होता क्या है। बेसिकली फ्रेट इक्वलाइजेशन में क्या होता था? रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, बिहार में क्या है? रिसोर्स अवेलेबल है। बिहार झारखंड एक होता था, कोल अच्छे मात्रा में अवेलेबल थी, लेकिन क्या होता था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा था। सबसे पहला स्टील जो है हमारे झारखंड में ही लगा था। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कारण क्या होता था, जो इंडस्ट्रीज थी, जो सेटअप करने वाले थे, उन्होंने गवर्नमेंट से बात की और गवर्नमेंट ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाई, जिसमें क्या होता था, जो भी रिसोर्स का ट्रांसपोर्टेशन है उसका सब्सिडी गवर्नमेंट दे देगा। जिसके कारण क्या हुआ, इंडस्ट्रीज ने दिमाग लगाया कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा वो उसको घटा दिया जाए, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग ज़्यादा था। उन्होंने क्या किया, मुंबई, विशाखापट्टनम जैसे पोर्ट इलाकों पे अपना इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर लिया। यहाँ से रिसोर्स लेने लगे। रिसोर्स में क्या था, सब्सिडी था, उसका पैसा लग नहीं रहा था। अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि रिसोर्स यूटिलाइज होना शुरू हुआ और अधिकतम रिसोर्स बिहार, झारखंड से लिया गया और उन लोगों को दिया गया, और वो सारे राज्य डेवलप होने लगे। इतने डेवलप होते होते क्या हुआ कि हमारा बिहार जो था कहीं इंडस्ट्रीज के मामले में बहुत पीछे हो गया। कई लोग ये कहते हैं कि झारखंड का बंटवारा इसलिए हुआ कि बिहार का डेवलपमेंट तेजी से हो पाया, हुआ कुछ या फिर? कोई डेवलपमेंट तेजी से नहीं हो पाया। ये बीमारू राज्य था, आशीष बोस ने कहा था, बीमारू राज्य में बाकी 3 राज्य जो हैं, राजस्थान अपना टूरिज्म डेवलप करता है, यूपी अपना डेवलपमेंट अच्छे से कर लेता है, मध्य प्रदेश अपना डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर लेता है, लेकिन बिहार आज भी बीमारू राज्य है। बीमारू राज्य का कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अच्छे से फोकस नहीं किया जाता। 3 चीज़ें, डेवलपमेंट, रिसोर्स और प्लानिंग। ना डेवलपमेंट सही से हो, रिसोर्स है, प्लानिंग नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, वहाँ जाके उनको सही से रखा नहीं जा रहा है। बाहर जाता हूँ मैं, मुंबई जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, तो वहाँ मतलब बिहारी मतलब क्या है? गाली। अरे ये देखो बिहारी जैसा कर रहा है।
ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ की सरकार प्लस में बिहारियों का ऐसा परसेप्शन बाहर क्यों बन गया? क्योंकि जंगल राज आया। 15 साल हम लोग बिहार पीछे गए हैं। जंगल राज में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कहूँगा क्योंकि मैं युवा हूँ, लालू यादव की जब बेटी की शादी होती तो पूरा शोरूम खोल दिया जाता था पटना का। जो भी कार है वो निकल रहा है। लालू यादव की बेटी, आपको नहीं पता होगा, मीशा यादव पीएमसीएच से टॉप है। आपको पता है ये मेडिकल कौन? ये कोई मान सकता है कि वो पीएमसीएच से टॉप है और वो डॉक्टर हैं? ये क्यों हो सका होगा? आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये लालू का यादव का दबदबा था। मेरे काबिलियत नहीं थी उनके अंदर। काबिलियत होती तो आज डॉक्टर होती ना। राजनीति में क्या कर रही हैं वो? काबिलियत थी नहीं, तब तो पापा के दम पे राजनीति में वो आई हैं। तेजस्वी यादव क्या किया उन्होंने? आईपीएल में गए थे ना, 10 रन से ज़्यादा आज तक बना पाए। कौन नेता है बिहार का? नीतीश कुमार का इतना नाम होता है, नीतीश कुमार ने ये कि हाँ नीतीश कुमार ने किया। एक बात आपको पता हो जानी चाहिए कि नीतीश कुमार और लालू यादव दोस्त थे और नीतीश कुमार सोचते थे कि लालू यादव जो है ये डेवलपमेंट का मसीहा, ये छोटे वर्ग को उठा के रहेगा। जाहिर सा बात है, छोटे वर्ग को उठाया, लेकिन एक दौर के बाद छोटे वर्ग को भी पता चला कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये वोट बैंक है, माई की राजनीति है। अब माई क्या होता है? मुस्लिम यादव की राजनीति। तेजस्वी जी कह रहे हैं बाप भी हमारे साथ। बाप भी हमारे साथ है, वो तो अलग बात है। माई बाप क्योंकि तेजस्वी और वो अलग चीज़ है, उस पर नहीं जाएंगे। ज़्यादा कास्ट पे हम नहीं जाते। मैं सेकुलर हूँ, मैं धर्म पे ना जाति पे जाता हूँ। लेकिन ये उनका मानना था कि माई की राजनीति कर रहे हैं और उनका मानना था, लालू जी का ये मानना था कि डेवलपमेंट से कुछ नहीं होता है। आप क्योंकि उस समय डेवलपमेंट होने में भी दिक्कत था, उस समय इतना इंफ्रास्ट्रक्चर या इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो जानते थे कि अगर 5 साल कोई भी प्रोजेक्ट हम लगाते हैं, एक हॉस्पिटल भी बनाएंगे तो 10 साल लग जाएगा, मेरी गवर्नमेंट चली जाएगी। तो करना क्या है भाई? तो करना उनका दिमाग था कि शॉर्टकट लो, वोट बैंक बना लो, जो हमेशा मेरे साथ रहे। मैं अच्छे करूँ तो मेरे साथ रहे, मैं गंदे करूँ तो मेरे साथ रहे। और नीतीश जी ने क्या किया बिहार की जनता के? नीतीश जी ने कुछ नहीं किया बिहार की जनता के लिए। नीतीश जी बोलते हैं कि मैं स्टूडेंट को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहा हूँ। आप एक बात बताइए, आप बहुत सा यूनिवर्सिटी खोल देते हैं, आप पूरा पढ़ाए जा रहे हैं। मोर एजुकेशन इज ऑल्सो डेंजरस। ज़्यादा एजुकेशन लेना भी डेंजरस है। आप इतना ज़्यादा पढ़ लिए, आप पीएचडी कर लिए, आपको जॉब नहीं मिला, आप खाइएगा क्या? डिग्री थोड़ी बेच के खाइएगा। डिग्री बेच के कोई खा सका है? आपने अपॉर्चुनिटी क्या दिया एम्प्लॉयमेंट को? आई एम द यूथ ऑफ दिस कंट्री, आई एम द यूथ ऑफ द बिहार एंड आई एम गोइंग टू बी अ डबल ग्रेजुएट, BA LLB, एंड आई एम थिंकिंग टू ट्रांसपोर्ट, आई एम थिंकिंग टू पलायन कर जाना। यही तो वर्ड है, पलायन। बिहार में पलायन बहुत। क्यों रहेंगे मैं बिहार में? मेरा बिहार में क्या दिया मुझे? बिहार ने मुझे कुछ नहीं दिया। बिहार, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मैं खुल के बोलता हूँ वहाँ चीटिंग होती है। वहाँ से जो वकील निकलेगा वो किस स्तर का वकील होगा? जब चीटिंग नहीं है, शिक्षा मित्र का योजना लाया, ना सर्टिफिकेट ना कुछ, डायरेक्ट आप नौकरी दिए जा रहे हैं। रूबी राय का केस याद है ना आपको? बिहार की बदनामी हुई। बिहार सब कुछ भूल जाता है और जब इलेक्शन की बारी आती है जाति पे वोट हो रही है।